मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आखिर ये टैक्स कैसे नहीं लिया जाएगा और ये काम कैसे करेगा? कि 12 लाख रुपए तक आपका जो इनकम है वो एग्जप्ट है फ्रॉम टैक्सेशन से। मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक भारत में कन्वेंशनल एनर्जी से न्यूक्लियर बनता है, जैसे कोल से बनता है या फिर वाटर से बनता है, कन्वेंशनल सोर्सेस है। इंडिया में मोबाइल ही बनता था। अब आईफोन की सारी आईफोन यहाँ से बनती है। इस वक्त हमारे साथ सीए एडवोकेट प्रकाश कुमार सिन्हा जी हैं और आज बजट पेश हुआ है और इस बजट में आम देशवासियों की जो उम्मीद थी उस उम्मीद को पूरा किया गया है। मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दी गई है और 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं ली जाएगी। आखिर ये टैक्स कैसे नहीं लिया जाएगा और ये काम कैसे करेगा, यही समझाने के लिए हमारे साथ प्रकाश कुमार सिन्हा जी हैं। सर, ये टैक्स कैसे काम करेगा? देखिए, अभी इनकम टैक्स में एक न्यू रिजिम है। उस रिजिम में अगर आपके पास सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब वो ये हो गया कि 12 लाख रुपए तक आपका जो इनकम है वो एग्जप्ट है फ्रॉम टैक्सेशन से। ये सभी के लिए है, अप्लाई करेगा। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 12 लाख रुपया प्लस 75,000 रुपया जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए के बाद अगर कोई आपकी इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर स्लैब रेट में टैक्स लगता है। 5% है अप टू 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 8 लाख 10% है। इस तरह से बना हुआ है। और अगर आप उसको ग्रेजुअली बढ़ते आएंगे तो 24 लाख के बाद ही आपको 30% का टैक्स स्लैब में फिट करेंगे। तो इसका मतलब ये 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 12 लाख से 16 लाख रुपए है इनकम है तो उसके ऊपर जो 12 लाख से ऊपर का इनकम है वो 4 लाख रुपए का 5% टैक्स है। उसके ऊपर जो बढ़ते हुए क्रम में आप जाइएगा तो उसके ऊपर 10%, 15%, 20% और फिर 25% और लास्ट स्लैब जो है वो 24 लाख के बाद स्टार्ट होती है। तो उसके ऊपर से हाईएस्ट रेट जो है तो 30% का है। सर, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है लगातार, क्योंकि रोज़गार के सबसे ज़्यादा अवसर भी वही है। तो सरकार ने एक प्रावधान किया है, 20 करोड़ तक लोन भी लिया जा सकता है। किसानों के लिए भी कई काम किए गए हैं। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। अगर आप देखेंगे बजट को, मोदी जी का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत को सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप होना है। विकसित राष्ट्र तभी डेवलप हो सकता है तभी जब जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके ऊपर मजबूती दिया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र तभी होगा जब हम एग्रीकल्चर, फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के ऊपर फोकस करेंगे, एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे और इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में फोकस करेंगे और बहुत सारे जो सुधार हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप देखिए आज के डेट में, मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन एक बहुत बड़ा कदम है। ये चीज़ आज तक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी, मखाना का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में, वो भी मिथिलांचल। जीआई टैग भी है। हाँ, जीआई टैग भी है, लेकिन कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी इसको रेगुलेट नहीं किया गया। पिछले बजट में भी सरकार ने 10,000 करोड़ कश्मीर के केसर और बिहार के मखाना के लिए किया था। तो उसका क्या हुआ सर? और इस बार जो मखाना बोर्ड का गठन होगा, इससे मार्केट स्केलिंग कैसे होगा? ये एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे जो मखाना बोर्ड का गठन जो है एक बहुत बड़ा कदम है। इससे क्या होगा, जो भी लोग अभी तक मखाना के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं या मखाना की जो खेती में लगे हुए हैं, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कर जाएंगे। गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करेगी, गवर्नमेंट उनका स्किल डेवलपमेंट करेगी, गवर्नमेंट मखाना परचेज करेगी और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आगे काम करना शुरू किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े वर्ग का एक बेनिफिट होने वाला है सिर्फ एक सेक्टर से होने के बाद है। इसी तरह से डिफरेंट है। अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने मिथिलांचल के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम के लिए दिया है। पटना में अगर आप बोलें कि आज इन्होंने बोला है कि पटना का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको बढ़ाएंगे और भीटा में एक नया एयरपोर्ट आ रहा है। तो अगर आप देखें, आईआईटी का भी विस्तार आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। और आईआईटी का विस्तार इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत को और आगे बढ़ना है, तभी जो है भारत आगे बढ़ सकता है। तो शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ को लेते हुए एक चीज़ अगर आपने और भी देखा होगा, भारत ने अभी इन्होंने ये अनाउंस किया कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आएंगे।
अभी तक भारत में कन्वेंशनल एनर्जी से न्यूक्लियर बनता है, जैसे कि कोल से बनता है या फिर वाटर से बनता है, कन्वेंशनल सोर्सेस है। अभी रिन्यूएबल सोर्सेस में आ रही है। अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है इंडिया में तो, और न्यूक्लियर पावर से अगर हम एनर्जी मिलता है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है भारत को सन 2047 तक एक अच्छे राष्ट्र में, एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन होने के लिए। सर, कई सारी दवाइयों पर भी जो है कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, मोबाइल फ़ोन के लिए भी कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही गई है। मतलब डिजिटल दुनिया पर ज़्यादा फोकस रहा है इस बजट का, और इस बजट में कौन सी और प्रावधान होने चाहिए थे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। मैं ये बोलता हूँ, भारत जिसमें एक समय था जब भारत और चाइना एक ही लेवल पर थे, लेकिन चाइना जो है अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्रो किया। भारत वो जो है बस उस समय की जो भारत अपॉर्चुनिटी थे वो मिस कर गए किसी भी कारण बस। आज इंडिया के पास बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ता है तभी एक बार, अगर मान लीजिए टेक ए केस कि एक फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री के साथ साथ बहुत लोगों का आसपास का विकास होता है, न कि सिर्फ वहाँ पर काम करने वाले लोगों का, बट उसके साथ बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़, वो सब कुछ डेवलप होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हेयर, और उसके ऊपर जोर देना लाजमी है। और एक खास करके ये जो मोबाइल सेक्टर है, अगर आप देखेंगे इसके पहले इंडिया में मोबाइल ही बनता था। अब आईफोन की सारी आईफोन यहाँ से बनती है और आईफोन यहाँ से बनकर एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इस सेक्टर को डेवलप करें और ख़ास करके टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर को डेवलप करें तो इंडिया कैन वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी भी थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बेस्ड कंट्री तो है ही, लेकिन अगर उसको और तेज़ी से विकास करना है तो इस तरह के जो एरिया में उनको काम करने की ज़रूरत है। प्रकाश जी, बजट को विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीए एडवोकेट प्रकाश कुमार सिन्हा जी। इन्होंने बजट पर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।